ईशा बेड से उठकर स्टडी रूम की तरफ चली गई। जब वो स्टडी रूम में पहुंची तो देखकर दंग रह गई, क्योंकि अथर्व का स्टडी रूम भी उसके कमरे जितना ही बड़ा था, जहां पर कई सारी किताबें रखी हुई थी। ईशा ने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से एक किताब उठाई और फिर वहां से कमरे में वापस आकर बेड पर बैठ उसे पढ़ने लगी। बालकनी में अथर्व सिगरेट पर सिगरेट पिए जा रहा था। पता नहीं उसे कौन सी बात परेशान कर रही थी कि उसे सिगरेट का सहारा लेना पड़ रहा था। इस वक्त सर्दियों का मौसम था, पर उसके बावजूद भी अथर्व को पसीना आ रहा था। करीब 2 घंटे बाद अथर्व कमरे में आया तो देखा कि ईशा किताब पढ़ते पढ़ते ही सो चुकी थी। सोते हुए ईशा बहुत मासूम लग रही थी। बालकनी से आती ठंडी हवा बार बार उसके बाल चेहरे पर ला रही थी, जो उसे और भी खूबसूरत बना रहे थे। इस समय ईशा के चेहरे पर दुनिया जहाँ की मासूमियत झलक रही थी। वो बिल्कुल बच्चे की तरह सिकुड़कर बेड पर सो रही थी। ये देखकर अथर्व का दिल जोर से धड़कने लगा। आज तक उसका दिल किसी भी लड़की को देखकर इस तरह नहीं धड़का था, जैसे इस वक्त ईशा को देखकर धड़क रहा था। अथर्व ईशा में खोया हुआ उसके पास आया और उसके हाथ से किताब लेकर साइड टेबल पर रख दी। ईशा का दायां हाथ बेड के बीचों बीच था, जिसकी वजह से अथर्व को सोने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। इसलिए उसने ईशा का हाथ पकड़कर उसकी कमर पर रखने की कोशिश की। तभी नींद में ही ईशा की एक हल्की सी आह निकल गई, जिसे सुनकर अथर्व का ध्यान टूटा। उसने एक नजर ईशा को देखा और फिर उसके हाथ को, जिसे वो पकड़े हुए था। उस हाथ पर सूजन और छोटे छोटे घाव थे। ये देखकर अथर्व को अच्छा नहीं लगा और उसके चेहरे पर नरमी आ गई। उसने ईशा का हाथ छोड़कर बेड पर रखा और ड्रॉर से फर्स्ट एड बॉक्स निकालकर दवाई लगाई। ये घाव उसी का दिया हुआ था। पिछली सुबह अथर्व ने जूते पहने हुए ईशा के हाथ पर पैर रख दिया था। वही घाव अब तक बना हुआ था। अथर्व ने ईशा के हाथ पर दवा लगाने के बाद जब ब्लैंकेट ओढ़ाने की कोशिश की तो उसकी नजर ईशा के पैरों पर पड़ी। वे अब भी जलने की वजह से लाल थे और उन पर घाव भी थे, जो कल रात अथर्व के गुस्से और लापरवाही से बने थे। ईशा के पैरों की हालत बहुत खराब थी। ये देखकर अथर्व ने आंखें बंद कर गहरी सांस ली और छोड़ दी। उसे बहुत बुरा लग रहा था। दरअसल गुस्से में उसे कुछ दिखाई नहीं देता था। कल भी गुस्से में ही उसने प्लेट फेंक दी थी, जिसकी गर्म सब्जी ईशा के पैरों पर गिर गई थी। उस वक्त उसने ध्यान ही नहीं दिया और जब ईशा दर्द से चीखी तो उसे लगा कि वो डर के कारण चीखी है। लेकिन अब जब वो ईशा के पैरों को देख रहा था तो उसका दिल बहुत भारी हो गया। वो फिर से फर्स्ट एड बॉक्स से दवा लाकर ईशा के पैरों पर लगाने लगा। जैसे जैसे वो दवा लगा रहा था वैसे वैसे ईशा को दर्द हो रहा था और वो अपने पैर समेट रही थी। अथर्व उसके चेहरे पर झलकते दर्द को देख रहा था। दवा लगाने के बाद अथर्व ने उसे सावधानी से ब्लैंकेट ओढ़ाई और खुद वॉशरूम चला गया। कुछ देर बाद वो बाहर आया। इस समय उसने सिर्फ ट्राउजर पहना हुआ था। उसे रात में ऊपर कुछ पहनना पसंद नहीं था, क्योंकि उसे बहुत गर्मी लगती थी। अथर्व आकर बेड की दूसरी तरफ लेट गया। वो काफी देर तक करवटें बदलता रहा, लेकिन नींद नहीं आई। उसने ड्रॉर से नींद की गोलियों की डिब्बी निकाली, पर उसमें गोलियां खत्म हो चुकी थी। ये देखकर उसे गुस्सा आ गया और उसने डिब्बी फर्श पर फेंक दी। वो गुस्से से कमरे में टहलने लगा। जब चैन नहीं मिला तो बालकनी में जाकर फिर सिगरेट पीने लगा। रात का 1 बज चुका था, लेकिन उसकी आंखों में नींद दूर दूर तक नहीं थी। करीब 1:30 बजे वो वापस बेड पर आकर लेट गया। अथर्व ने अपना दायां हाथ सिर के नीचे रखा और आंखें बंद कर ली। तभी ईशा करवट बदलते हुए उसका सिर अथर्व के सीने पर रख दी और उसका हाथ उसके पेट पर आ गया। ईशा को अपने इतने करीब पाकर अथर्व को अजीब सा सुकून महसूस हुआ। उसने आंखें खोलकर उसे देखा और फिर करवट बदलकर उसकी तरफ हो गया। ब्लैंकेट ओढ़ने के बाद भी ईशा को सर्दी लग रही थी, इसलिए वो और ज्यादा अथर्व में सिमट गई। ईशा को अपने पास समेटते देख अथर्व ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया। वो पूरी तरह ईशा में खो गया। कब उसने उसे अपने से कसकर लगा लिया उसे पता ही नहीं चला। ईशा की खुशबू से उसे सुकून मिलने लगा। उसकी महक में खोकर अथर्व ने आंखें बंद कर ली और थोड़ी ही देर में उसे गहरी नींद आ गई। सुबह के 6 बजे अथर्व का कमरा। ईशा अंगड़ाई लेते हुए अपनी आंखें खोलती है। आंखें तो खुल जाती हैं, लेकिन अंगड़ाई नहीं ले पाती, क्योंकि अथर्व ने उसे पूरी तरह अपनी बाहों के घेरे में जकड़ रखा था। ईशा का चेहरा अथर्व की चौड़ी छाती में छुपा हुआ था। वो बिल्कुल एक छोटे बच्चे जैसी लग रही थी, जिसे अथर्व ने एक पप्पी की तरह सीने से लगा रखा था। ईशा नजरें उठाकर अथर्व को देखने की कोशिश करती है, जो इस वक्त गहरी नींद में सुकून से सो रहा था। सोते हुए अथर्व इतना मासूम लग रहा था कि कोई ये कह ही नहीं सकता था कि जैसे ही वो उठेगा तो ज्वालामुखी की तरह फट पड़ेगा। अथर्व को देखते हुए ईशा धीमे स्वर में बुदबुदाती है, सोते हुए कितने मासूम लगते हैं, लेकिन जैसे ही उठते हैं गुस्सा करने लगते हैं। कभी कभी तो लगता है कि इनके अंदर खून नहीं, बस ज्वालामुखी भरा है। इनका नाम अथर्व राठौड़ नहीं, बल्कि ज्वालामुखी राठौड़ होना चाहिए था। ये कहते हुए ईशा अपने निचले होंठ को दांतों तले दबाती है और भौहें उठाकर अथर्व को देखने लगती है। चूंकि अथर्व उसके ऊपर था, ईशा दबाव महसूस कर रही थी, इसलिए वो धीरे से खुद को छुड़ाने लगती है। लेकिन तभी अथर्व ने उसे और कसकर बाहों में भर लिया। ईशा फिर से निकलने की कोशिश करती है, तभी अचानक अथर्व उसके ऊपर आ गया। ये देखकर ईशा की आंखें फैल गईं और उसके चेहरे पर डर साफ झलकने लगा। उसने मन ही मन कहा, हे भगवान, कहीं इन्होंने हमारी बात तो नहीं सुन ली, वरना फिर से गुस्सा करेंगे। ईशा की आंखों में डर देख अथर्व ने पूछा, क्या हुआ? सुबह सुबह रोने जैसी शक्ल क्यों बना रखी है?
ईशा मन ही मन बोली, सामने यमराज को देखकर कौन नहीं डरेगा, पर ये तो यमराज से भी बुरे हैं। यमराज तो बस आत्मा ले जाते हैं, लेकिन ये आत्मा को भी चैन से नहीं छोड़ते। खुद से सोचते हुए ईशा तरह तरह के चेहरे बनाने लगी। ये देखकर अथर्व भौहें चढ़ाते हुए बोला, खुद से बड़बड़ाना बंद करो और जो कहना है सीधा मुझसे कहो। अथर्व की बात सुनकर ईशा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने फिर सोचा, इनको कैसे पता चला कि मैं खुद से बातें कर रही थी? ये कोई अंतर्यामी है क्या? कहीं काला जादू तो नहीं जानते? अगर जानते होंगे तो सारी बातें सुन ली होंगी। ये सोचते ही ईशा का चेहरा पप्पी सा हो गया। अथर्व ने उसे देखते हुए कहा, मन में क्या फुसफुसा रही हो? ईशा घबराकर बोली, हम तो कुछ नहीं कह रहे। सच में? अथर्व ने उसकी आंखों में झांकते हुए सख्त स्वर में कहा, बताओ, या फिर मैं खुद? उसका गुस्सा देखते ही ईशा ने एक ही सांस में बोल दिया, हम तो बस कह रहे थे कि आप बहुत गुस्सा करते हैं, इसलिए आपका नाम अथर्व राठौड़ नहीं ज्वालामुखी राठौड़ होना चाहिए। यह सुनकर अथर्व ने उसे घूरा। ईशा मासूम पप्पी फेस बनाकर उसकी ओर देख रही थी। तभी उसकी नजरें अनजाने ही अथर्व की चौड़ी छाती पर टिक गईं। वो चाहकर भी नजरें हटा नहीं पा रही थी। दूसरी ओर अथर्व ईशा के गुलाबी होंठों पर नजर गड़ाए था। उसका मन कर रहा था कि आगे बढ़कर उन्हें चूम ले, पर उसने खुद को रोक लिया। उसे डर था कि अगर उसने ऐसा किया तो खुद पर काबू नहीं रख पाएगा, और ईशा पहले ही घायल और कमजोर थी। इसलिए अथर्व ईशा के ऊपर से उठकर सीधे वॉशरूम चला गया। उसके जाते ही ईशा ने राहत की सांस ली और दिल पर हाथ रखकर गहरी सांसें लेते हुए बोली, आज तो बच गए, वरना ये ज्वालामुखी फिर से फट पड़ता। भगवान जी, हमें इस ज्वालामुखी से बचा लेना, हम आपको 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे। थोड़ी देर बाद अथर्व वॉशरूम से बाहर आता है। इस वक्त उसकी कमर पर सफेद रंग का तौलिया लपेटा हुआ था। उसके बालों से पानी की बूंदें टपक रही थी और उसकी बॉडी पर भी कई जगह पानी की नन्ही नन्ही बूंदें चमक रही थी, जो उसे बेहद आकर्षक बना रही थी। अथर्व जैसे ही बाहर निकलता है, उसकी नजरें बालकनी में खड़ी ईशा पर जाती हैं। ईशा सुबह की ठंडी हवाओं को महसूस कर रही थी। उसके चेहरे पर मासूम मुस्कान थी, बिना किसी डर के खुलकर जीती हुई। उगते सूरज की लाल किरणें उस पर पड़ रही थी, जिससे उसके बाल चमक रहे थे और चेहरा और भी प्यारा लग रहा था। अथर्व उसे देखता ही रह गया। उसकी नजरें उससे हट ही नहीं पा रही थी। तभी ईशा को एहसास हुआ कि कोई उसे देख रहा है। वो पलटकर अथर्व को देखती है, जो एकटक उसी को निहार रहा था। उसकी नजरें देखकर ईशा सहम सी जाती है। कुछ देर तक ईशा को देखने के बाद अथर्व बिना कुछ कहे ड्रेसिंग रूम में चला जाता है। ईशा भी उसके पीछे पीछे ड्रेसिंग रूम में पहुंचती है। उसे आते देख अथर्व गुस्से से पलटकर कहता है, क्या है, मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हो? ईशा डरकर नजरें झुका लेती है और धीमे स्वर में कहती है, हमारे पास कपड़े नहीं हैं, हमें कपड़े चाहिए थे। उसकी बात सुनकर अथर्व उसे एक बड़ी वार्डरोब के पास ले जाता है और खोल कर कहता है, ये तुम्हारे कपड़े हैं और इस दूसरी वार्डरोब में तुम्हारी जरूरत की सारी चीजें रखी हैं, तुम्हें जो चाहिए यहाँ से ले सकती हो। ईशा आश्चर्य से वार्डरोब को देखती रह जाती है। उसमें हर तरह की ड्रेस थी, साड़ी, सूट, लहंगे, शॉर्ट ड्रेस, गाउन, इंडियन और वेस्टर्न आउटफिट्स, वो भी सब ब्रांडेड और महंगे। दूसरी वार्डरोब में सैंडल, हील्स, पर्स, मेकअप, ज्वेलरी और ढेर सारी जरूरी चीजें रखी थीं। ईशा की आंखें अविश्वास से फैल गईं। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सब सचमुच उसके लिए है। अथर्व कहता है, इसमें से तुम्हें जो पसंद हो पहन सकती हो, लेकिन प्लीज अब मुझे परेशान मत करना। ईशा मासूमियत से बड़ी बड़ी आंखों से देखती है और सिर हिलाकर हाँ कर देती है। अथर्व शीशे के सामने जाकर बाल सुखाने लगता है और फिर परफ्यूम स्प्रे करता है। ईशा वार्डरोब से धोती कुर्ता सूट निकालकर वॉशरूम चली जाती है। कुछ देर बाद वो बाहर आती है। नहाने की वजह से उसकी त्वचा गुलाबी चमक रही थी और वो बेहद प्यारी लग रही थी। अथर्व काउच पर बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था। नजरें अनजाने ही ईशा पर पड़ी, लेकिन उसने तुरंत निगाहें फेर ली। ईशा ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठकर ड्रायर से बाल सुखाने लगती है। हाथ में अभी भी हल्की सूजन और दर्द था, इसलिए ड्रायर ज्यादा देर तक पकड़ नहीं पाती और नीचे रख देती है। अथर्व की नजरें भले ही लैपटॉप पर थीं, पर वो चोरी छिपे ईशा को देख रहा था। जब उसने देखा कि ईशा को तकलीफ हो रही है, तो वो उठकर उसके पास आया और ड्रायर उठाकर उसके बाल सुखाने लगा। अथर्व को सामने देख ईशा घबरा गई। भले ही वो मदद करने आया था और गुस्सा भी नहीं कर रहा था, लेकिन उसके दिल का डर अभी भी जस का तस था। वो कहती है, मैं कर लूंगी, आप अपना काम कीजिए। पर अथर्व ने अनसुना कर दिया। जब ईशा ने दोबारा कहा तो उसने गुस्से में कहा, चुपचाप बैठो। ईशा सहम कर चुप हो गई और शीशे में अथर्व को देखने लगी। नेवी ब्लू बिजनेस सूट में वो बेहद हैंडसम लग रहा था। बिना किसी भाव के चेहरे के साथ वो उसके बाल सुखा रहा था। बाल सुखाने के बाद अथर्व ड्रायर नीचे रख देता है और बिना कुछ कहे वापस काउच पर जाकर काम करने लगता है। ईशा अपने बाल संवारती है, सिंदूर लगाती है, मंगलसूत्र पहनती है, कानों में झुमके और माथे पर बिंदी सजाती है। हल्की सी लिपस्टिक उसके चेहरे की सुंदरता और बढ़ा देती है। बिना मेकअप के भी वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि कोई भी नजरें हटा ना पाए। वो तैयार होकर बाहर जाने लगती है, तभी अथर्व उसे रोकता है। कहाँ जा रही हो?
ईशा पलट कर कहती है, नीचे आपके लिए नाश्ता बनाने। अथर्व गुस्से से कहता है, जाकर चुपचाप बेड पर बैठ जाओ। ईशा उसके शब्दों से कंफ्यूज हो जाती है। उसके चेहरे का भाव देखकर अथर्व फिर कहता है, पागल हो क्या? जब मैंने कहा है बेड पे बैठो तो बैठो, इसमें सोचने की क्या बात है? ईशा बिना देर किए जाकर बेड पे बैठ जाती है। अथर्व ड्रॉर से फर्स्ट एड बॉक्स निकालता है और ईशा के बगल में बैठकर उसके हाथ पर दवा लगाने लगता है। ईशा चुपचाप उसे देख रही थी। जब वो उसके पैरों पर दवा लगाने लगा तो ईशा ने मना किया, ये मैं खुद कर लूंगी। लेकिन अथर्व गुस्से में बोला, मुझे अपनी बात रिपीट करने की आदत नहीं है, पैर आगे करो। ईशा चुपचाप मान जाती है। वो दवा लगाते हुए हल्की हल्की फूंक मारता है, जिससे ईशा को राहत मिलती है। उसकी आंखें अनजाने ही अथर्व पर टिक जाती हैं और वो उसमें खोसी जाती है। कुछ देर बाद अथर्व कहता है, हो गया, अब तुम जा सकती हो। ईशा उसकी आवाज़ से होश में आती है और कमरे से बाहर चली जाती है। थोड़ी देर बाद अथर्व भी फ़ोन उठाकर नीचे चला जाता है। ईशा के नीचे आते ही अमन, काव्या, अनुपमा जी और उनके पति संजीव डाइनिंग टेबल पर बैठे मिलते हैं।